नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में बात आज एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर और समाज किस ओर जा रहा है इसको लेकर, क्योंकि हम समाज को ही हर बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कहते हैं यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ ये होता है कि जहां पर एक स्त्री का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसको असल मायने में माना किस तरीके से जा रहा है, क्योंकि हर रोज एक घटना ऐसी सामने आती है कि मन, दिल, दिमाग निशब्द हो जाता है। हमारा ये देश प्राचीन काल से स्त्री की पूजा करता आया है। हम शक्ति की आराधना करते हैं। हमारे यहाँ स्त्री सर्वोपरि मानी जाती है। वो प्रकृति है, जन्म देने की क्षमता एक स्त्री में ही है। पर आज इस देश में नारी की क्या दशा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वो आपके सामने है। ये समाज, ये सरकार और स्त्रियों को बढ़ाने की बातें बहुत करता है। हर एक दूसरे व्यक्ति से आप ऐसी बातें सुनेंगे। सैकड़ों योजनाएं बनती हैं, लेकिन परिणाम सिफर है। क्या कानून, क्या समाज, क्या सरकार, क्या आम आदमी और क्या खास आदमी, सब देखते रह जाते हैं, बातें करते रह जाते हैं यही कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ऐसे मामलों के लिए हम सब दोषी हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं के लिए साक्ष्य आदि की खामियों के कारण इतनी सख्त सजा नहीं मिल पाती है जिससे पूरा समाज थर्रा जाए। अब समय आ गया है कि कुछ तो ऐसा न्याय हो ताकि चाहे मणिपुर की घटना हो या देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं के साथ होने वाला अत्याचार रुक सके। आवाज तो उठानी होगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में महिलाओं के मर्डर पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसके बाद वापस लौटेंगे और इसी मसले को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हत्या की वारदातों से कब दहली दिल्ली। 28 जुलाई 2023 शादी से मना करने पर लड़की की रॉड मारकर हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 28 जुलाई डाबरी इलाके में घर के बाहर गोली मारकर महिला की हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने भी सुसाइड कर लिया। 29 मई 2023 नाबालिग लड़की की सरेआम चाकू से गोदकर हत्या। 13 और 14 जून 2019 को 12 घंटे के अंदर अलग अलग वारदातों में 5 हत्याएं हुई। 22 और 23 जून 2019 को 24 घंटों के अंदर ही 9 हत्याएं हुई। 18 मई 2022 दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस। 24 घंटे से कम समय में 2 महिलाओं की हत्या से दिल्ली दहल गई। आपको बता दें कि दिल्ली के हावड़ी इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी को गुरुवार देर रात हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े मालवीय नगर के कमला नेहरू कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा की पार्क में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक छात्रा का नाम नरगिस है और एक पार्क में लोहे की रॉड से हमला कर उसे जख्मी कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कुछ ही देर बाद आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान इरफान के रूप में हुई। संगम बिहार का रहने वाला है। दक्षिणी दिल्ली की डिप्टी कमिश्नर चंदन चौधरी ने बताया कि नेहरू कॉलेज की पढ़ने वाली लड़की अपने दोस्त के साथ पार्क में आई थी, तभी आरोपी ने रॉड से हमला कर जख्मी कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद छात्रा की मौत हो गई। ये करीब 22-23 साल की उम्र है, इसकी कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे लगभग यंग लड़के लड़कियाँ यहाँ घूमते हैं, बगल में ऑर्गेनिको कॉलेज भी है और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। छात्रा कौन से कॉलेज की है मैम? छात्रा कमला नेहरू कॉलेज। यहाँ क्या करना है?
वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। मैडम पहचान हो गई है, क्या परिवार वाले से बात हो गई? वो बात हो गई है, जितनी भी जो भी प्रक्रिया है, जो भी लीगल कार्यवाही है, वो सब हम कर रहे हैं। वो लड़का जो है वो आइडेंटिफाई हो गया? अभी हम कर रहे हैं। कितनी देर में लगाएंगे मैम आप? कर रहे हैं। दिल्ली के डाबड़ी इलाके में गुरुवार रात हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला की हत्या करने के बाद आरोपी ने अपने घर की छत पर जाकर खुदकुशी कर ली। हत्या के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे और स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी की पहचान कर उसके घर पहुंची थी। पता चला कि आरोपी ने घर की छत पर खुद को गोली मार ली है। पुलिस उसे पास के अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रेनू अपने पति डीपी गोयल और 2 बच्चों के साथ वैशाली इलाके में रहती थी और उसके पति का प्रॉपर्टी का कारोबार है। वहीं रेनू गृहिणी थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब 8:45 पर पुलिस को डाबड़ी इलाके में महिला को गोली मारे जाने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर गए हैं। रेनू और आशीष दोनों की एक जिम में मुलाकात हुई थी। कुछ साल पहले तक दोनों एक ही जिम में जाते थे। आशीष ने किसी वजह से रेनू की हत्या करने के बाद खुदकुशी की है और इसकी तह तक जाने के लिए पुलिस दोनों के परिवार वालों से लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही दोनों के फ़ोन को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो दरअसल मामला एक जगह का नहीं है। यहाँ पर लगातार पिछले कुछ अरसे से देखा गया है, दिल्ली में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसको लेकर हर एक के जहन में एक नाराज़गी भी देखने को मिली। हम चाहे साक्षी की बात करें, हम चाहे श्रद्धा की बात करें, हम चाहे सीमा की बात करें, कहते हैं कि अधिकतर जो ऐसे मामले सामने आते हैं जब मौत के घाट उतार दिया जाता है, कभी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, कभी रॉड से वार कर दिया जाता है और ज़्यादातर ऐसे मामलों में पाया जाता है कि वो उनका अपना ही होता है। यानी कि रिलेशनशिप में रहने के बाद ऐसे मामले ज़्यादातर सामने आते हैं। किसी का मंगेतर होता है, किसी का फ्रेंड होता है, किसी से किसी की शादी होने वाली होती है और इसके बाद आपसी मतभेद होते हैं और इस तरीके की घटनाएं सामने आ जाती हैं। रिलेशनशिप और सबसे बड़ा आजकल, हालांकि लिविंग रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये कोई आज से प्रचलन में नहीं आया है। एक लंबे अरसे से ये कहा जाए कि पुराने समय से लिविंग रिलेशनशिप का दौर चलता आया है और तब भी हमारा समाज उसे एक बुरी नज़र से देखता था क्योंकि उसे गलत मानता था और बहुत, अगर ऐसा किसी का मामला सामने आया तो बहुत ऊंची नज़र से देखा जाता था। लेकिन समय बदला, लोग बदले, सोच बदली और लिविंग रिलेशनशिप के या ये कहें प्यार में जो लोग हैं उनके अपनी सोच, उनके मायने बदल जाते हैं और यही एक वजह है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन बैरियर तो लगाना होगा। कानून भी बने हैं, सख्त कानून बनाए गए निर्भया कांड के बाद से, लेकिन फिर भी ऐसे जो मामलों में है अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। हर रोज एक निर्भया, हर रोज एक साक्षी ऐसे ही मौत के घाट उतारी जा रही है और जहां पर हम ये कहते हैं कि नारी को एक देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन आज नारी का अस्तित्व कहां है, इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ प्रवेश शर्मा दिल्ली से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर क्या वजह है, समाज में इतनी तेजी के साथ ये बदलाव क्यों, इसको लेकर अपनी राय साझा कर सकते हैं। प्रवेश शर्मा का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, दिल्ली की जो घटना सामने आई, इस घटना से दिल्ली भी दहल गई है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर, क्योंकि लगातार प्रशासनिक स्तर पर छानबीन की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो आरोपी इरफान है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि छात्रा मात्र अभी 23 साल की उम्र की अभी पढ़ाई कर रही थी और ये कमला नेहरू ये कॉलेज है उसमें पढ़ाई कर रही थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की जो तफ्तीश हुई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि लड़की ने सिर्फ शादी से इनकार किया था। हालांकि दोस्ती कई दिनों से, मतलब कई सालों से चली आ रही थी, लेकिन इनकार शादी से किया था। उसके बाद ये सारी घटना को इरफान आरोपी है जिसने ये सारी घटना को अंजाम दिया। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि
दोस्ती या जान पहचान के कारण ज्यादा हत्या होती है। लेकिन इसमें मैं एक शब्द जोड़ना चाहूंगा, ये एक तरफा प्यार मोहब्बत का मामला भी होता है। कई बार ये देखा जाता है कि दोस्ती होती है, प्यार होता है, लेकिन बाद में थोड़ा आगे चलने के बाद कहीं ना कहीं एक पक्ष का जो है खिंचाव वापसी की ओर होने लगता है, या ये कहे कि उसको ये एहसास होने लगता है कि वो कोई गलती की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से दूसरा शख्स जो होता है वो ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं कि ये लड़की अभी पढ़ाई कर रही थी, अभी इसकी इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं थी, लेकिन बात इस लड़के के साथ शादी की चल रही थी, और शादी के माहौल को लेकर ही वो चर्चा करने यहाँ पर आया था। लेकिन अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, बाकी खुलासा आने वाले तफ्तीश के बाद होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक चीज से खुलासा कर दिया कि लड़की का दोस्त था और शादी के मैटर को लेकर दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हुई थी, जिसके बाद ये सारा हादसा हो गया। जी प्रवेश, अगर देखा जाए इस मामले में लगातार कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से दोनों ही परिवारों के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आ पाया है? और शादी से ऐतराज लड़की को ही था? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस का कहना है, या दिल्ली पुलिस का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि लड़की आखिरकार कॉलेज के पास वाले पार्क में क्यों गई थी, क्या वजह थी कि उसको पार्क में जाना पड़ा? क्या वो एक सुनियोजित घटना का शिकार हुई है, या ये कहे कि ये पहले से तय था? लेकिन दूसरा बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये बिल्कुल सही बात है कि लड़की ही शादी से इनकार कर रही थी, लड़का शादी के लिए लड़की पर दबाव बना रहा था, शादी की बातचीत भी चल रही थी, ऐसी बात भी सामने आई है। लेकिन लड़की की तरफ से जो है शादी ना करने का जो है दबाव बनाया जा रहा था, वो शादी ना करने के लिए खिलाफ थी, इनकार कर रही थी। यही वजह थी कि लड़के ने किसी बात को लेकर जो अनबन हुई, उसके बाद लोहे की रोड से उसको एक पास के पार्क में बुलाकर बिल्कुल इस घटना को प्रवेश, अंजाम इसमें दिया। परिजनों की क्या कुछ दलील निकलकर सामने आई है? देखिए अभी परिवार के लोगों से तो किसी तरह से कोई संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि अभी हादसा में परिवार गम की दिशा में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दिल्ली पुलिस का जो बयान सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि लड़की कॉलेज गई थी, कॉलेज थोड़ा सा अंतराल में है, लेकिन उसके बावजूद ये पास के पार्क में करने के आई थी और किसके बुलाने के आई थी, दिल्ली पुलिस इसी एंगल जांच कर रही है। सीसी फुटेज दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुके हैं। प्रवेश, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आगे की जो कार्रवाई है, जांच पड़ताल है, वो शुरू कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि लड़के का जो नाम इरफान बताया, तो क्या लड़की का किसी धर्म और किसी मजहब से कोई बैर तो नजर नहीं आया? इनकार करने की वजह? जी देखिए मैं आपको बता दूं, लड़की का नाम भी नरगिस है और वो दोनों सेम धर्म से है। लेकिन इसमें ऐसा कोई एंगल धर्म का अभी तक तो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन लड़की का जो पक्ष सामने आ रहा है, या ये कहे दिल्ली पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं जो शादी की बात को लेकर लड़के की और लड़की की आपसी कुछ टकराव हुआ, मनमुटाव हुआ, जिसको लेकर कई दिनों से ये दौर चला आ रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक से ये कॉलेज आती है और कॉलेज के में इसको बताया जा रहा है, जो दोस्तों के संपर्क में भी बात हुई है, तो ये सामने आ रही है कि इसको फोन करके बुलाया गया था, फिर ये पास के पार्क में गई और उसके बाद लड़के ने पूरी घटना को अंजाम दिया लोहे की रोड से उसके सर पर कई बार किए, जिसके बाद वो लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठी। बिल्कुल देखा जाए प्रवेश, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। इस घटना को थोड़ा सा वक्त भी बीत चुका है, अभी कुछ तो निकलकर सामने आया होगा। जो लड़के के परिजन हैं, इरफान के जो परिजन हैं, क्या उनकी कुछ दलील, कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई इस मामले को लेकर? जी देखिए मैं आपको पहले एक चीज इस पर बता चुका हूँ कि लड़की का परिवार तो गमगीन दौर में है, वो अभी इस पे कुछ कहना सुनने के सूरत में नहीं है। लेकिन बात अगर लड़के की पक्ष की करें तो उनका भी किसी प्रकार से कैमरे पे आकर कुछ भी बोलने का जो है सवाल अभी उनको साफ साफ इनकार है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इरफान को गिरफ्तार कर लिया है और इरफान जो है हत्या करने के बाद उसी इलाके में था। बताया जा रहा है कि वो कई घंटों तक हत्या करने के बाद उस पार्क में ही बैठा रहा, उसके बाद थोड़ी दूर जाके निकल गया। जब घटना सामने आई, दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसके बाद आरोपी की पहचान हुई और उसकी धरपकड़ शुरू हुई। तो आरोपी जो है आसपास के क्षेत्र से ही दिल्ली पुलिस ने पकड़कर उसको कब्जे में ले लिया। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि इतना खुलेआम किसी का कोई कैसे हत्या कर सकता है, खुले में, वो भी एक पार्क में, एक लोहे की रोड से, किस प्रकार से प्रवेश, पार्क में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि ये पार्क अमूमन जो लड़के या लड़की या आस पड़ोसी जो कॉलेज में, विशेष तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कॉलेज पढ़ने आते थे वो लड़के लड़की यहाँ पे अक्सर घूमने के तौर पर आते थे। इसके अलावा
जो ये पार्क का एरिया है उसके आसपास के लोग भी इस पार्क में घूमने आते थे। और ऐसा नहीं है कि पार्क खाली था, पार्क पूरा हलचल से भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आरोपी ने इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। जी। किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया, किसी ने सवाल पूछने का काम नहीं किया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और ये पार्क में लड़की जाती है, नरगिस नाम बताया जा रहा है, और इरफान पार्क में ही रॉड से हत्या कर देता है। उमेश जैन एक दर्शक जुड़े हुए हैं मेरठ से, राय साझा कर लेते हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हेलो जी, सुरेश अवस्थी बोल रहे। जी माफ कीजिएगा सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ सोनी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। तो ये दिल्ली की घटनाएं जो हुई हैं, इसी दरिंदा घटनाएं होती हैं जो पार्लियामेंट के सामने ऐसी हत्याएं हो जाती हैं और प्रशासन वहाँ का ध्यान नहीं देता है। पार्कों में घटनाएं हो रही हैं, जो लड़कियां लोगों को हत्या कर दी जाती हैं, इनमें प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सादी वर्दी में पुलिस लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए जो अंजाम देते हैं घटनाओं को। प्रशासनिक कार्रवाई भी काफी हद तक जिम्मेदार है इन आपराधिक घटनाओं को लेकर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। लेकिन सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि कब तक हम प्रशासनिक कार्रवाई को कोसते रहेंगे, कब तक हम सरकार को कोसते रहेंगे, कब तक हम कानून व्यवस्था को कोसते रहेंगे और कब तक हम समाज को कोसते रहेंगे। एक नैतिक जिम्मेदारी हर व्यक्ति को तो उठानी ही होगी, क्योंकि ये मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं इसमें समाज भी उतना ही जिम्मेदार है और समाज में रह रहा हर एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि आज निशब्द हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना है, चाहे हम मणिपुर का जिक्र कर लें, एक तरफ तो हम चांद में पहुंच गए, तीसरा चंद्रयान लॉन्च कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ हम जमीन में शर्मसार हो जाते हैं। उन्नाव से एक दर्शक राम जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं राम जी। पहले तो मैं आपके चैनल के जरा धन्यवाद देता हूँ जी। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे वह जिस तरीके की दरिंदगी करते हैं लड़के, जो दरिंदगी है, मतलब जो है, क्योंकि मेरे पास भी 4 बेटियां हैं और हमको भी डर लगता है कि मेरी 4 बेटियां हैं। हम चाहते हैं जो एक कानून हमारे यहाँ भारत में होना चाहिए, पूरे जो है भारत सरकार से हमारी जो है आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे दरिंदों को जो है इनको ना तो जो है जेल होना चाहिए, इनको जो है तत्काल 24 घंटे के अंदर तो गोली या फांसी। तब अगर ऐसा कानून बाहर बना हुआ तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता है? तो और चाहे कांग्रेस का हो, चाहे मतलब किसी पार्टी को सहमत एक बना के और ये कानून पास करवाएं। और ये पुलिस वाले बेचारे वो क्या करें, वो चौराहे पे यहाँ लगे, वो वहां लगे, तो उनकी गलती नहीं देते हैं, क्योंकि दरिंदा किस गली से निकल आएगा किसी ने देखा नहीं, बिल्कुल किस मोहल्ले से जाए किसी ने नहीं देखा, किसके घर में बैठा नहीं देखा। तो ऐसे एक कानून जो है सभी जो है जितने भी पार्टियां हैं, कानून सख्त होना चाहिए। लेकिन निर्भया कांड के बाद से कानून सख्त हुआ, बावजूद इसके ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। नरेंद्र दिल्ली से जुड़े हुए हैं दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं नरेंद्र जी। गुनाह तो खैर होते ही रहते हैं, मौत का बदला मौत ही होना चाहिए, तभी गुनाह रुकेंगे। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हाई कोर्ट की अधिवक्ता हैं प्रमिला पांडे जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर तरुण निगम मनोचिकित्सक जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है, आपसे कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। प्रमिला मिश्रा जी, आपका रुख कर लेते हैं। देखा जाए तो लगातार निर्भया कांड के बाद से जो कानून लाया गया, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होना, लगता है वो नाकाफी साबित हो रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे से देखा गया है कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ज़्यादातर अपने ही अपनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे लोग, अगर शादी से इनकार कर दिया, दिल्ली की ये घटना सामने आ रही है जहां पर रॉड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। कानून में और कितनी सख्ती की जरूरत है? सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अधिवक्ता होने के साथ मैं एक औरत हूँ,
दूसरा एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं समाज में सब घटनाएं देखती हूँ जिसको मैं बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करती हूँ जी। और जब मुझसे आप बात करना चाहेंगे तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि समाज में क्या हो रहा है उसको भी हम आंख बंद करके नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल। कानून आप कितना भी सख्त बना दें पर उसका पालन करने में और उसको अमल में लाने में हमारे आपका भी दायित्व तो बनता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ काम कानून करता रहे या पुलिस करता रहे ये सोच के हम आंख बंद करके बैठे रहे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा क्योंकि जंगल का भी कोई कानून नहीं होता है और समाज का भी कानून नहीं रह जाएगा। इस तरह से कानून आपके इतने सख्त बने हुए हैं, वहां पे अगर हम उनका अनुसरण करते हैं तो इस तरह की हरकतें ना हो। इस तरह की हरकतें होती हैं जैसे अभी आपके किसी दर्शक ने कहा हमारे भी 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां हैं तो आपकी कब निकलती हैं, कब आती हैं, जाती हैं, या आप उनसे कितना करीब या कितना दिल के करीब है, आप उनसे भावनात्मक रूप से कितना जुड़े हैं, ये आपका भी दायित्व बनता है। सब कुछ कानून करे यही नहीं है। दूसरी बात, हमारी बेटियां कब निकलती हैं, कब आती हैं, कब जाती हैं, कहाँ देर हो गई, कहाँ रह गई, हम उतना इनको अपने दिल के करीब नहीं कर पाते कि वो अपनी अच्छी बुरी बातें बता पाए। हम लोग भी छोटे थे और कहाँ जाते थे, कोई घटना दुर्घटना होती थी तो उस रात में मदर फादर के साथ बैठ के बताते थे और आज के बच्चों में ये डर नहीं रहेगा। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो एकल परिवार होते चले जा रहे हैं कि हम अपने परिवार में आने के बाद में अपना बच्चा और माता पिता बस इतना ही को परिवार समझते हैं। हमारे घर में बुजुर्ग क्या है और उनकी अहमियत क्या है इसको ना हम अपने बच्चों को बता पाते हैं, ना उनको अच्छे संस्कार दे पाते हैं। उसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़के ने भी अगर ये घटना की है, अब यहाँ पे तो लव जिहाद नहीं आ रहा है ना, दोनों एक ही कास्ट के थे। लोग बोल देते हैं लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद करके हम लोग अपने आप को एक भूल में रखते हैं, वो भी चीज गलत है। बिल्कुल। तो दोनों एक आपके पास वापस लौटते हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। मुंबई से माही जी जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका माही जी, अपनी राय साझा कर सकती हैं। हेलो जी, अपनी राय साझा कर मैडम नमस्कार जी। नमस्कार। जो यहाँ पर पार्क पे रॉड मार के हत्या की गई है लड़की की। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं, आपकी बात सुन पा रहे हैं, अपनी बात को पूरा कीजिए। जो पार्क में मार रॉड से हत्या की गई है मैम जी, इसके लिए तो वहाँ पर जनता भी दोषी है। बिल्कुल, शुक्रिया राय साझा करने के लिए, क्योंकि लगातार ये घटनाएं जो बढ़ रही हैं इसके लिए हम सब दोषी हैं और उतने ही दोषी हैं जितना हम ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था लचर है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं कानपुर से, गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सरकार ने काम वासना पे कानूनी तमाम पाबंदियां लगा दी हैं। अब ये पाबंदियां जो है काम वासना को रोक नहीं सकती हैं और काम सवार है इस समय मनुष्य पर, और चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, काम वासना सब में सवार है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कोई लाइसेंस प्राप्त जो मैन्युफैक्चरर है उनके द्वारा लड़की और लड़का सत्यम रूप से उत्पन्न करावें और उसका रबड़ का बनावें और उनकी बिक्री बाजार में, खुले बाजार में खूब करवावें और उनसे कहें कि आप कानून तोड़ के जेल न जाएं, आप ले जाएं अपने कमरे में, जितना आपको जो कुछ करना है कर लें, कर लें, फिर अगले दिन कर लेना। कानूनी कार्रवाई को कितना जिम्मेदार मानते हैं? कार्रवाई बिल्कुल इसमें नहीं चल सकती है। भगवान शंकर को न रोक सके, विश्वामित्र को न रोक सके, हम लोग जो है बिला वजह की बातें। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। बिहार से अगले दर्शक सुरेंद्र जुड़े हुए हैं, राय साझा कीजिए, स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कीजिए। अगले दर्शक प्रेम जी जुड़े हुए हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ नमस्कार मैम। हेलो जी नमस्कार मैम। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअल में बुराइयां जो आ रही है ये हमारे पहले संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवार से अभी एकल परिवार हो गए हैं और उनको संस्कार कुछ अच्छे नहीं दिए जा रहे हैं और नए संस्कार आने की अगले कुछ दिनों तक बात है। आप देखें तो देखा जाए कि 3 Ws, वोमेन, वेल्थ एंड वाइन, इन 3 चीजों ने हमेशा अपना प्रभुत्व रखा है। जैसे वोमेन एक आदमी की प्यास कभी नहीं बुझती, वेल्थ धन से किसी आदमी की प्यास नहीं बुझती, वाइन
पिए जाएगा उसकी प्यास नहीं बुझती। यही हाल हो रखा है। इसके लिए क्या है कि जैसे देखिए हमारे धन की चोरी करने वालों को पुलिस पीछे पकड़ती है, कानून बनाती है, पकड़ के लाती है। वैसे ही आप देखें तो ये होमिंग वाले को जो आ रहे हैं, किससे रोज पुलिस पकड़ती है, कितने भी कानून बना ले कितनी पकड़ पाती है। ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कहीं धर्म के नाम पर गला रेत दिया जाता है, कहीं मजहब के नाम पर गला रेत दिया जाता है, कहीं प्यार के नाम पर, प्रेम के नाम पर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और शिकार कौन? महिलाएं हो रही हैं। तो इसको लेकर सोचना तो होगा कि आखिर इस पर रोक लगेगी कैसे। दिल्ली एक बार फिर से दहल चुकी है। दर्शक जुड़े हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। हमारे साथ ब्रह्म कुमार निषाद जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ, हेलो निषाद जी। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अभी जो है बहन जी कह रही थी जी कि मतलब जो है लड़कियों को माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि लड़की मेरी दिल्ली कोचिंग करने की तैयारी कर रही है, तो अब वो कोचिंग में जाएगी तो क्या हम उसके साथ भी घूमेंगे वहाँ तक? ठीक बात है, पॉसिबल नहीं होता कि हर वक्त एक पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रह पाएं, लेकिन हाँ थोड़ा सा निगरानी ज़रूरी होती है। मुझे लगता है थोड़ा सा एक फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि बच्चे खुलकर अपनी बात पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें और ऐसे अनजान व्यक्ति जो अपना होने का दावा करते हैं उनका शिकार ना हो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हमारे साथ मनोचिकित्सक भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर तरुण निगम जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रश्मि सिंह समाजसेवी भी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रश्मि सिंह जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए एक तरफ महिलाओं की क्षमता सिद्ध की जा रही है, सिद्ध करती हैं महिलाएं कि वो पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं, और दूसरी तरफ पुरुष ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ये पुरुष प्रधान समाज सिर्फ देखता रह जाता है। क्या कहेंगी? सोनी जी, पता नहीं ये हमारे समाज में जिस तरह से ये चीजें कन्वे की जा रही हैं कि लड़की है, समान अधिकार चाहिए, समान अवसर चाहिए, तो शायद ये मैसेज कन्वे करने में कहीं ना कहीं गलती हो जा रही है पेरेंट्स से और समाज के उन बड़े जिम्मेदार लोगों से जो मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। हम मानसिक रूप से जरूर इस स्पर्धा में शामिल हो सकते हैं, सभी महिलाएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन इस चीज को मानना बहुत ही जरूरी है कि शारीरिक रूप से हम पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकते। ये हर महिला को समझना चाहिए। बहुत कम ऐसी हैं जिनको शायद फिजिकली बहुत फिट होती होंगी या उनको मार्शल आर्ट वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है या लेती हैं, लड़कियां खुद आगे बढ़ के लेती हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए, इस तरह से आगे आती हैं। लेकिन जहां मानसिक रूप से खेल खेला जाता है वहां पे ये दोनों तरीके रखे रह जाते हैं। बहुत प्री प्लान करके जब अगर लड़कियों को इस तरह से इस गेम में इंटर कराया जाता है, वहां पे इस किसी भी तरह की ना ही मानसिक ना ही शारीरिक रूप से आपकी क्षमताएं काम करती हैं किसी भी महिला की। इसमें मुझे लगता है कि एक जो कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसको बिल्डअप करने की जरूरत है। और शायद एक यही तरीका है कि हम बच्चों, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, बहुत ज्यादा मानसिक रूप से एक तरह से कहा जाए कि शातिर हैं बच्चे। अगर आप देखें छोटे छोटे बच्चे ही अपनी चीजों को छुपाना और बखूबी अपनी चीज तरह से इसको कन्वे करना जान जाते हैं। तो हमें इस चीज पे बहुत जोर देना है कि हम उनको ये चीज कभी जाहिर ना होने दें कि हम उनके माँ बाप हैं, वो हमारे माँ बाप नहीं है। तो इस चीज का एक संतुलन घर में जरूर होना चाहिए, चाहे प्यार से, चाहे एक फ्रेंड। ठीक है, आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मतलब औरत क्या अपने आप को कमजोर मान ले, ये सिद्ध ना करे कि वो आज पुरुषों से आगे है, और सिद्ध करती है तो वो इस तरीके की घटनाओं का शिकार होती है? रश्मि जी।
जी बिल्कुल, मैं सिद्ध करने के लिए, देखिए, ये इस बात के लिए मैं बहुत जोर शोर से कहती हूँ कि हमारे देश की 50% जो जनसंख्या है वो महिलाएं हैं, और महिलाएं अगर इस देश को विकसित बनाने में अपनी पूर्ण भागीदारी नहीं देंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये देश हमारा 50% विकास में आगे नहीं बढ़ सकता, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन जब इस तरह की मानसिकता वाले लोग, जो कि शायद प्री प्लान तरीके से ये सारी चीजों को अंजाम दे रहे हैं, बिल्कुल, या अभी नहीं, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ इसरो, तो यहाँ पर ज्यादातर वैज्ञानिक जो थी वो महिलाएं थी, एक बेहतर अहम भूमिका उन्होंने निभाई। तो हम कैसे कह सकते हैं, हाँ आपने जिस बात का जिक्र किया कि मानसिक रूप से देखा जाए तो पुरुष ये मानते हैं कि हाँ हम बेहतर हैं, लेकिन वो बेहतर नहीं है। लेकिन आज लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं, ज्यादातर जो ऐसे मामले सामने आते हैं, संबंध होते हैं, प्यार होता है, और वहां पर फिर जब तकरार होती है तो वहां पर मर्डर कर दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये एक बैरियर इसमें लगना चाहिए, इस बात को आप मानती हैं? क्योंकि आप समाज सेवी हैं, मुझे लगता है समाज में भी किसी न किसी को तो ये पहल करनी होगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पक्ष में नहीं हूं, मैं इस सुप्रीम कोर्ट के भी इस फैसले के पक्ष में नहीं हूं कि इस तरह से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाए। यदि इस तरह की पूर्ण स्वतंत्रता 18 वर्ष के उपरांत दे दी जाती है बच्चों को, फिर आगे आके जब इस तरह के केस सामने आते हैं तो फिर उसमें पेरेंट्स या हमारा समाज कहाँ से इन्वॉल्व हो जाता है, फिर इस समाज की कहाँ से कोई दायित्व बनता है। आज अगर हम सड़क पे किसी बच्चे को या किसी भी इस तरह के कपल्स को कोई गलत हरकत करने से रोकते हैं एज अ सिविलाइज्ड पर्सन, तो वो बच्चे इस चीज का हवाला तुरंत देते हैं कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता है हमारे संविधान से, हमारे समाज से, हम इस तरह का कोई भी कदम बालिग उठा हैं, सकते आपको हैं। शादी करने का अधिकार है। एक ये भी है कि हाँ ठीक है, हम अपनी मर्जी से शादी का निर्णय ले सकते हैं, हम अपने मन चाहे लड़के के साथ शादी कर सकते हैं। अभी देखा बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के नियम निकल कर सामने आए, तो इनको हम कितना जिम्मेदार माने ऐसी घटनाओं को लेकर? हमारे साथ डॉक्टर तरुण निगम जी भी जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक हैं। जो मनोदशा है, कितना तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है, और सबसे अहम बात कि यहाँ पर जो साथ में रहते हैं, जो साथ जीने मरने का वादा लेते हैं, वही जान के दुश्मन बन बैठते हैं। इतनी तेजी के साथ ये बदलाव तरुण जी क्यों, क्या वजह मानी जाए इसकी? अनम्यूट करिएगा। चलिए, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रमिला मिश्रा जी भी हाईकोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमिला मिश्रा जी, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज स्त्रियों का जो वजूद है वो मिटता जा रहा है। जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप पहले नहीं होते थे, आदिकाल से चले आ रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे अपराध नहीं होते थे। इस तरीके से कोई राह चलते किसी की हत्या नहीं करता था, वो भी वो जो पहले अपना रहा हो। राह चलते अभी पिछले दिनों देखा आपने कितना दर्द कहा जाए उस तस्वीर में था। चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी गई, कहीं पर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो ये इस तरीके की घटनाएं पहले नहीं होती थी, जबकि पहले भी इसे एक ओछी नज़र से देखा जाता था, समझा जाता था, क्योंकि वो खुला हुआ माहौल नहीं था। और आज माहौल और ब्रॉड माइंडेड लोग कहते हैं कि हो गए हैं, बावजूद इसके ये तस्वीर सामने आती है। देखिए, अभी एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया गया जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसका सबने विरोध किया, युवा वर्ग जितना था सबने विरोध किया। वहां पे नारी शक्ति का झंडा लेके भी लोग आगे आ गए, ये गलत है, ये गलत है, गलत है। आपके घर में छोटे छोटे से नेकर पहन के आपकी बहू और बेटियां रह रही हैं, आप उनको रोक नहीं पाते हैं, वहां कह नहीं पाते हैं। उन्हीं माहौल में रह के वो बाहर जाके रहती हैं, और बाहर जब रह रही होती हैं, हम किसी एक लड़की का दोष नहीं दे सकते, किसी लड़के का दोष नहीं देते हैं। लड़के भी अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं कि हम किसी लड़की के साथ रह रहे हैं, और लड़कियां भी छुपाती हैं अपने पेरेंट्स से कि हम किसी के साथ रह रहे हैं। उसके बाद जब हादसे हो जाते हैं, समाज में मीडिया के द्वारा सब फैल जाता है, तब सबको पता चलता है कि ये दोनों साथ में रह रहे थे और इसके बाद इनके साथ हादसा हुआ है। अगर अभी किसी को आपत्ति थी कि हमने ये कहा, माँ बाप किसी के साथ पीछे नहीं जाते हैं, हमने सिर्फ ये कहा था भावनात्मक रूप से आप ऐसे जुड़िए कि वो अपनी छोटी से छोटी बात आपसे शेयर कर सकें, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप एक पेरेंट होने के नाते आप उनको बता सकें। हमने सिर्फ इतनी बात कही, और वो हमने जायज कही है।
अगर हम भावनात्मक रूप से अपने बच्चों से जुड़े होते हैं तो हमारे बच्चे सब बातें कहते हैं, अच्छी बुरी सलाह हम उनको दे सकते हैं, फिर वो भटकने से कुछ हद तक बच सकते हैं। दूसरी बात, समाज का दायित्व हम लोग सब कहने लगते हैं कि उस समय समाज का दायित्व नहीं था। सही बात है, क्या पार्क में और 10 लोग नहीं बैठे होंगे? उससे पहले जब वो लड़का आया होगा, उससे पहले बातचीत कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, अगर कोई टोक देता उनको तो यही लड़की सबसे पहले खड़ी होकर आपत्ति करने लगती कि आप कौन होते हैं बोलने वाला। ऐसा होता है, ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं और हम व्यक्तिगत अपने अनुभव से ये बात कह रहे हैं कि उस समय लड़कियां चिल्लाने लगती हैं, आप कौन होते हैं, हम तो बालिग हैं। बालिग हो तो फिर ये घटनाएं हो जाती तो मोमबत्ती लेके हमको खड़े होने को मत कहो। उस समय तुम कहाँ चले जाते हो जब बालिग होते हो तब। और कोर्ट में भी ऐसे बहुत सुबह से शाम तक कम से कम 2 से 10 लोग आते हैं इस तरह के, जो 16 साल की 17 साल की उम्र में चली जाती हैं, लड़के के साथ रहने लगती हैं और अपने माता पिता रोते रहते हैं, उनके खिलाफ बयान देके खड़ी हो जाती है कोर्ट में। कोर्ट को मजबूर होकर उनके साथ भेजना पड़ता है कि जाओ के साथ रह रहे हो, जाओ। अब इसमें कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कानून ही तो बनाएगी, उसका अनुपालन करने के लिए कानून के दायरे में रहकर ही काम किया जा सकता है और हर वक्त कानून को कोसा भी नहीं जा सकता है कि जो कानून बनाया गया है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे साथ डॉक्टर तरुण मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। आते हैं प्रमिला जी, आपका रुख करेंगे। तरुण मिश्रा जी का मनोचिकित्सक है, जान लेते हैं मनोदशा इंसान की उस वक्त कैसी होती है जब वो इस तरीके की हरकत कर रहा होता है, वो भी अगर शादी करने के लिए कहा और लड़की ने इनकार कर दिया तो आपने उसे मौत के घाट उतार दिया। और साथ ही प्रमिला मिश्रा जी जिस तरीके से कह रही थी तरुण जी, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि छोटे कपड़े पहनना ये वजह है ऐसी घटनाओं की, या फिर सोच में ही कोई दिक्कत है, मानसिकता में ही बदलाव है? परवरिश में दिक्कत है। परवरिश जो होती है बच्चों की आजकल, देखिए 3 टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल्स होती हैं। एक होती है अथॉरिटेटिव, एक होती है अथॉरिटेरियन और एक होती है जिसमें कि बहुत लिबरल और फ्री बच्चों को रखा जाता है। जो अथॉरिटेरियन होती है वो ठीक होती है, अथॉरिटेटिव खराब होती है, जिसमें कि बच्चों को अगर बहुत भावनात्मक रूप से पैम्पर करके बड़ा किया जाए या बहुत डांट डपट के पैम्पर बड़ा किया जाए, दोनों ही केस में बच्चे जो हैं बहुत इमोशनली डिप्राइव फील करते हैं। जहां डांटा जाता है बच्चों को एक्सप्रेस करने से मना किया जाता है अपनी फीलिंग, बच्चे अपनी फीलिंग्स दबाते रहते हैं और नेगेटिव फीलिंग्स को शेयर करना सीख ही नहीं पाते हैं। फिर ये बच्चे अपने पेरेंट्स से कभी क्लोज नहीं होते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर उनके फ्रेंड्स या कोई लव, कोई अफेक्शन शो करता है तो वो उनसे क्लोज हो जाते हैं। तो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है जो कि ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ चलती है, जहां पे कि बच्चों को शुरुआत से बहुत वैल्यू सिस्टम के साथ चलाया जाता है और छोटी सी बात पे बहुत दंडित किया जाता है, वो गलत है। फिर एक दूसरी होती है जिसमें उनको बिल्कुल लाड़ प्यार हर बात उनकी मानी जाती है ना। तो वो जो टाइप की पेरेंटिंग होती है उसमें बच्चा जिद्दी हो जाता है, वो अपने माँ बाप से प्यार भी बहुत करता है, लेकिन वो अगर उसके मन की चीज ना हो या लाइफ में आगे वो फेल होता है उसका दोष भी अपने माँ बाप को देता है। तो वो मानसिक रोग अलग प्रकार के आगे जाकर के नजर आते हैं। और इन बच्चों में जो बच्चे आजकल बड़े हो रहे हैं उनमें इमोशनैलिटी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग आजकल देखते हैं 2-3 चीजें, एक बहुत इमोशनल हो चुके हैं बच्चे और वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा है ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। कोई भी बात होती है उनके दिमाग में लग जाती है तो हटती नहीं है, तो दिमाग में चलती रहती है। फिर वो शेयर करना भी नहीं जानते हैं आजकल सोशल मीडिया के कारण। और जो मिलेनियल्स हैं, जो 2000 के बाद के बच्चे हैं, जो इस समय डेवलप हुए हैं, जो हम लोग का जनरेशन था, हम लोग बात करना जानते थे। अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, हम 4 लोगों से मिलके बात करते थे। अब आजकल वो अपॉर्चुनिटी, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप जानते भी नहीं बगल में कौन है, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं आपको पता भी नहीं है, महीने तक बात ही नहीं होती बगल में कौन रहता है। तो जो आइसोलेशन हुआ है ह्यूमन बीइंग का, तरुण जी आपने देखा होगा ऑनर किलिंग के भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों आपने देखा साक्षी को किस तरीके से चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी और अहम बात, समाज की भी संवेदनाएं जो हैं वो मर चुकी हैं। हर एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है लेकिन कोई भी रोकने की जहमत नहीं उठाता है। तो ये जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर हम टेक्नोलॉजी को कितना जिम्मेदार माने? अभी आपने और भी खबरें सुनी होंगी, कोई पाकिस्तान की सरहद को पार करके प्यार में आ जाता है, कोई किसी को पबजी से प्यार हो जाता है। तो ये सारी चीजों को हम कितना जिम्मेदार माने? देखिए, एक दिमाग होता है जो लॉजिकल होता है, एक दिमाग होता है जो इमोशनल होता है। जो लॉजिकल ब्रेन है वो सही निर्णय लेने सिखाएगा आपको बताएगा कि आपके माँ बाप ने जिंदगी भर आपसे प्यार किया है। आपके बचपन में आप बुखार होता था, आपको अस्पताल ले जाना, पॉटी साफ कराना, आपके डायपर चेंज कराना, उन्होंने किया होगा ना। तो वो प्यार नहीं था क्या? अब वो बड़े हो गए हैं, आपको वो प्यार नजर नहीं आता, उनकी बातों में
कमियां उनका अगर वो कोई आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए बता रहे तो आप उसको नाराज हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, पेरेंट्स की फीलिंग नहीं समझ पाते हैं। तो जो बच्चे हैं वो इमोशंस को इतना हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि वो फिर किसी पे भी बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, बहुत जल्दी रिलाय कर लेते हैं उनपे, और अपने पेरेंट्स को एंटी मानने लगते हैं। तो जो ये केसेस हो रहे हैं जहाँ पे लिव इन हो रहा है, जैसे आपने बताया, या जैसे कि अपने पेरेंट्स के खिलाफ ही वो गवाही दे देते हैं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो अपने ही पेरेंट्स को जो है दोषी ठहरा देते हैं। यहाँ बच्चों के मन में धीरे धीरे निगेटिव भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, मन में अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है पेरेंट्स के प्रति, और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि फैमिली में कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है, या तो आप एक्सट्रीमली प्यार करते हैं, उसकी हर चीज की जिद मानते हैं, या फिर आप उसको रोकने लगते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसे बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स पे भरोसा नहीं करते, और फिर बाहर जाके वो किसी से बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर ये जब बाहर जाते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, सामने वाला भी डिपेंडेंट होता है, और फिर जब उनके बीच में एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं, तब फिर इसमें मर्डर, इसमें एक्ट ऑफ पैशन क्यों बोलते हैं, क्राइम ऑफ पैशन क्यों बोलते हैं? कोई प्यार में अगर मरता है या मारता है तो उसको क्राइम ऑफ पैशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है सामने वाला, और आपने इमोशन में एक डिसीजन लिया, अब आप उससे बैकआउट हो रहे हो, तो सामने वाला बिट्रेड फील कर रहा है, उसको लग रहा है तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो जो गुस्सा आता है उस समय लॉजिक नहीं आता, उसको नहीं नजर आ रहा कि मैं मारूंगा तो कल को मुझे जेल हो जाएगी, उस समय तो उसके दिमाग पर एंगर बढ़ा हुआ है, एंगर। और ये बच्चे अचानक एंग्री नहीं होते, ये एक पैटर्न शो करते हैं, उनके घर वालों को दिख रहा होता है कि वो आए दिन फोन तोड़ता था, आए दिन वो लड़की जो है वो अब्यूजिव हो जाती थी, नशा करती थी, एग्रेसिव होती थी, लड़के आती थी, वो लोग कुछ करते ही नहीं उसके लिए। सोसाइटी को दोष देंगे आप कि भाई सोसाइटी में लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई आपको पहले अपने घर को सुधारना पड़ेगा, ये चीजें घर से चालू होंगी, बाहर नहीं होंगी। बिल्कुल, पेरेंटिंग में बदलाव की जरूरत है, काफी हद तक जो मुझे लगता है कारगर सिद्ध हो सकता है। रश्मि जी, आपका रुख करेंगे, देखा जाए इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं, टेक्नोलॉजी को कितना जिम्मेदार मानती हैं, क्योंकि एक दौर वो भी रहा है कि जब लेटर दिए जाया करते थे, या कोई दूर दराज है तो लेटर के जरिए अपना मैसेज कन्वे किया जाता था, या प्रेमी युगल ही हो अगर मैसेज कन्वे करना है तो वो एक लेटर के जरिए करते थे, इस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन इतना ज़्यादा क्राइम नहीं होता था कि अगर प्यार में धोखा मिला या किसी ने शादी से इनकार कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद भी, तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, या फिर राह चलते या किसी पार्क में कोई हत्या कर रहा हो तो कोई रोके ना। ऐसी चीजें पहले नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब तेजी के साथ देखने को मिल रही हैं। मैं बहुत काफी हद तक मैं तरुण जी से सहमत हूँ। तरुण जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से और बहुत ही अच्छे उदाहरण देकर समझाया है इस चीज को। देखिए, पहले के जैसा कि बताया गया, अभी मिलेनियर्स में और जेन जी में जो है बहुत ज्यादा अंतर है, बेहद अंतर है। पहले जनरेशन चेंज होने में और हमारा एटमॉस्फेयर, बाकी चीजें चेंज होने में लगभग सदियां लगती थी, करीब 10 साल निकल जाते थे, तब कुछ बदलाव आते थे। अभी जो बदलाव है ये हर 2 साल 1 साल में बहुत तेजी से हो रहे हैं। हमें पेरेंट्स उतनी तेजी से अपडेट हो नहीं पा रहे हैं जितनी तेजी से बच्चे अपडेट होते जाते हो जा रहे हैं। तो ये चीजें सबसे बड़ा सामंजस्य यही बिठाना है पारिवारिक रूप से, पहले तो कि पहले बच्चे और पेरेंट्स के बीच में ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे हम उन्हें ट्रेस कर पाएंगे कि बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, और हम अपनी बातों को बहुत ही धैर्य पूर्वक उनको कन्वे कर पाए कि हम क्या चाहते हैं, क्या तुम्हारी लाइफ में शायद क्या गलत हो रहा है, या बच्चों के पास जो क्वेश्चन होते हैं, क्यूरीज होती हैं, वो अपने ही एज ग्रुप के साथ सॉल्व करना चाहते हैं, वो डिस्कस नहीं करना चाहते अपने से बड़ों से या पेरेंट्स से। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके बराबर के जो मानसिक स्थिति के लोग हैं वो उन्हें वही सलाह देंगे जो उनके लिए उचित उनको लगेगा, और वो समाज के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। और जैसे आने वाली जनरेशन इतनी बुरी तरीके से एग्रेसिव हो रही है, मैं आए दिन देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे, 5th क्लास 4th क्लास के बच्चे, मेरे बच्चे के साथ ही ये इंसिडेंट अभी बहुत हाल में हुआ है। उसके ही क्लासमेट ने स्पून लंच में स्पून फेंक के मारा उसके सर में, और वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मुझे हाफ टाइम पे स्कूल जाना पड़ा, और पता चला तो सिर्फ कुछ नहीं बात थी, दोनों अपना अपना लंच कर रहे थे, एक बच्चे ने अपने लंच में केचप डाला था, सिर्फ इसी बात पे उस सामने वाले बच्चे ने स्पून फेंक के मारा और ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। तो उनके पेरेंट्स से मुझे मिलना पड़ा जाके, और मैंने बहुत ही पेशेंसफुली उनको समझाया कि पहले तो आप इनके हरकतों पे ध्यान रखिए, क्योंकि ये अभी 1-2 साल ऐसा है कि बच्चा 11-12 साल का है,
आप इसे टैकल कर सकते हैं और आने वाले समय में 2-3 साल बाद आप ये बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, आप इसे टैकल नहीं कर पाएंगे। तो चीजें अभी से शुरुआती दौर से ही थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है। और साथ ही अगर आज जो टीनेज की बात की जाए, युवा पीढ़ी की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा जो क्राइम का रेशियो है इसी पीढ़ी से निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि आते हैं तरुण जी, आपका रुख करते हैं, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। जय किशन तिलवानी जी हैं, राजस्थान से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। अहमदाबाद जी जी, अपनी बात को रखिए। हाँ जी, अहमदाबाद कलवानी, अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी, अहमदाबाद से आप बोल रहे हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं जय किशन जी। जी देखिए मैडम, मैं दिल्ली में हजारों बार आया हूँ, महीनों महीने 2-2 महीने भी रहा हूँ। वहाँ पे जो मैंने माहौल देखा है आपके जी 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 कर रहा हूँ मैं। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद आप अपनी बात हाँ मैं कम कर देता हूँ जी। हजारों बार दिल्ली आया हूँ आपके, दिल्ली का जो मैंने माहौल देखा आपके यहाँ, हर पान के गल्ले पे कारों में लोग हुक्का पी रहे हैं, कांच बंद करके, क्या। और आपका दिल्ली का जो वातावरण है, मैं किसी पार्टी के थ्रू नहीं बोल रहा हूँ, या भाजपा या कांग्रेस या किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जो देखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैंने राजौरी गार्डन के बाहर देखा, हर पान के गल्ले लेके, कहीं भी पान के गल्ले थे, हम यहाँ पान के गल्ले बोलते हैं पान की दुकानों को, वो लोग कारों में हुक्का पी रहे हैं, क्या। और इतना घरों में जुआ चल रहा है, क्या, रात भर मैंने अपनी आंखों से देखा है जी। और हालात ये हुए दिल्ली के, तो मेरे को तो ऐसा लगने लगा है कि शायद दिल्ली में जो इतनी छूटें दी गई है, लड़कियां भी इतनी फ्री चल रही हैं, और जो वहाँ पे जो माहौल है, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल ऐसा जो माहौल बना हुआ आपकी बात से लग रहा है, और ये भी काफी हद तक जिम्मेदार है ऐसे अपराध को अंजाम देने के लिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। डॉक्टर तरुण निगम जी, आपका रुख करेंगे। जैसा कि ये दर्शक हमारे जुड़े हुए थे, अहमदाबाद से जुड़े हुए थे, इन्होंने कहा कि दिल्ली का जो माहौल है, हालांकि हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं क्योंकि क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली से अधिकतर घटनाएं सामने आती हैं। आज जो वाकया सामने आया है दिल्ली का ही वाकया है। तो इन्होंने कहा कि दिल्ली में हर एक छोटी पान की दुकान में हुक्का पिया जा रहा है या बंद शीशे के अंदर ये सब चल रहा है, और हम किसी राजनीतिक पार्टी को इसके लिए दोष नहीं देते, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। नहीं, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। देखिए, पहली बात समझिए, दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। वहां पे बच्चे, यूथ पढ़ाई करने के बाद जॉब के लिए आते हैं। उनके पास पैसा होता है और उनके पास फ्रीडम होती है। उनके पास पेरेंट्स नहीं होते हैं मॉनिटर करने के लिए। पेरेंट्स तो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान सब जगह बैठे हैं, वो अपने घर में हैं। बच्चों को वहां फ्रीडम मिलती है, पहली बार पैसा मिलता है, और सबसे बड़ी बात है, रिलेशनशिप बनाने का जो तरीका था वो 20 साल में चेंज हो गया है। 2011 में टिंडर आया है इंडिया में, और टिंडर ने आकर के पूरी रिलेशनशिप बनाने की जो कल्चर था उसको फास्ट फूड वाला कर दिया। अब आपको इमोशंस की जरूरत नहीं है। अब आप, और दूसरा जनरेशन में अब ये चीज आ गई कि अगर मैंने ये काम नहीं किया और मेरे दोस्त ने कर लिया तो मैं मिस आउट कर रहा हूँ। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो कहते हैं। तो आजकल बच्चों में ये भी आ गया है, तो अगर दूसरे ने टिंडर का अकाउंट बनाया तो मुझे भी बनाना है, मेरे भी रिलेशनशिप्स होने चाहिए। और यहीं पे आप समझ नहीं रहे हैं, ये सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने वाली बात नहीं है, इसमें इमोशंस इन्वॉल्व होंगे। आप कैजुअल वाले ही हैं, लेकिन वो कैजुअल है नहीं। और फिर जब आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आप सामने वाले को रोकते टोकते हैं, उसकी फ्रीडम की बाउंड्रीज को तोड़ते हैं, और फिर लड़ाइयां होती हैं। इसी में क्राइम हो रहा है। आपको इन छोटे शहरों में नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे वो जॉब्स नहीं है। बच्चे, वो पहले मुंबई में होता था, अब दिल्ली में हो रहा है। अभी आप देखेंगे बेंगलोर में है, हैदराबाद, जो मेट्रो सिटीज है जहां बाहर से बच्चे आ रहे हैं, वहीं भी ये क्राइम्स है। इसका टेक्नोलॉजी और समाज में जो चेंज आया है, और एक जो मेल एंड फीमेल के मिलने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है टोटली। वैल्यूज चेंज हो गए हैं। अभी आप ये माने, अगर आप सर्वे देखें तो 50% ऑफ मेल्स आर ओके विद
नॉट हैविंग अ वर्जिन फीमेल एज अ वाइफ, उनको वर्जिनिटी की इशू नहीं है। यही 20 साल पहले बहुत बड़ा मुद्दा होता था। बिल्कुल। अभी तो ये, अभी आप अगर 10 लोगों को उठाओ, सिर्फ 5 या 6 लोग बोलेंगे कि ये तो कोई कंफर्म कर ही नहीं सकता कि कोई वर्जिन मिलेगी कि नहीं। तो ये माइंडसेट चेंज हो रहा है रिलेशनशिप बनाने का तरीका। और सेक्स एजुकेशन की भी तो कोई बात होती नहीं है। हम लोग का जो समाज है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बोलना टैबू है। बिल्कुल। तो बच्चे वो कहाँ से सीखेंगे? वो एबनॉर्मल चीजें सीखेंगे अपने ही जैसे लोनली और अध कचरे नॉलेज वाले दोस्तों से। वहां पे दिक्कत होती है कि वो जो नॉलेज मिलती है वो बहुत खराब होती है। बिल्कुल। वो इंटरनेट से ली हुई होती है, वो कहाँ से ली हुई होती है, यू कैन जस्ट इमेजिन। टोटली आई एग्रीड। हमारे साथ प्रमिला मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं। प्रमिला जी, देखा जाए अब जिस तरीके से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन अब क्या ये सवाल जायज़ होगा करना कि इस पर अंकुश लग पाएगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर काम ना तो समाज करेगा, शुरुआत घर से होनी चाहिए, एक बेटर पेरेंटिंग होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं चूक हो रही है। और इसके लिए हम पर्टिकुलर कानून को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हर चीज़ एक कानून के दायरे में हो रही है। और हम चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं, हाँ कई बार ये देखने में आता है कई मामलों में कि प्रशासनिक स्तर पर हिला हवाली बढ़ती जाती है, लेकिन अब सवाल यही है सबसे महत्वपूर्ण कि कैसे अंकुश लगेगा। अभी पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, दोनों जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, बच्चों को स्वतंत्रता देना बुरी बात है, स्वच्छंदता देना बुरी बात है। आप उनकी केयर करिए, प्यार दीजिए, उनकी मान मनौती करिए, उनकी जरूरतें पूरी करिए, पर उनसे ना सुनने की आदत भी उनको डालिए। आप जो चीज होती है आपने तुरंत मुहैया करा दी, आज आपके हाथ में है, कल आपके पास नहीं होता है। फिर आप जब नहीं दे पाते हैं वो चीजें, तो उसके लिए वो गलत तरीके अपनाने जाते हैं बाहर, और 4 लोगों से बात करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप के पास पैसा बहुत होता है और टाइम नहीं होता है, तो वो दूसरे रंग से उनकी परवरिश होती है नौकरों के साथ में। नौकरों के साथ जब बच्चे पाले पोसे जाते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति में, और माँ बाप जिनकी पेरेंटिंग करते हैं अपने गार्जियंस के साथ में, उनकी पेरेंटिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये हमने अपने आसपास बहुत अच्छी तरह से देखा है। उसके बाद में हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती है अपने बच्चों से, जिसके लिए हम पूरा करते करते इतना परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को हाँ ना अच्छा बुरा समझाने का हमारे पास वक्त ही नहीं होता है। बच्चे ने कोई सवाल पूछी, अपनी माँ से पूछ लो। माँ के पास गया, अरे तू अपने पापा के पास जा, मेरे पास समय नहीं, अभी ऑफिस का काम भी करना और अब ये भी करना वो भी करना। इस तरह से जो माँ बाप करने लगे वो चीज गलत है। उनको ये चाहिए कि अपने 10 काम छोड़ दो, तुरंत बच्चे के सवाल का जवाब दो, उसके पास बैठो, उसको सिर्फ ये लगे कि हमको कहीं कुछ नहीं पता चलेगा। बिल्कुल, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर तरुण निगम जी, आपका फाइनल कमेंट चाहिए, क्योंकि ये जो इतनी तेजी के साथ मानसिक तौर पर बदलाव देखने को मिल रहा है, और खासतौर पर युवा पीढ़ी और टीनेज का अगर जिक्र करें, तो ये इसमें बदलाव, एक पॉजिटिव बदलाव कैसे आएगा, कैसे संभव है? एक चीज है जो हमेशा कांस्टेंट है, वो है बदलाव। तो बदलाव तो होना ही है, सोसाइटी बदलेगी। ये बदलाव नहीं, बदलाव अच्छे होते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन इस तरीके के बदलाव काफी घातक सिद्ध होने वाले हैं आने वाले समय के लिए। बदलाव में हमेशा दिक्कतें होती हैं। हमें ये देखना है कि जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर था, जो हमारे ईस्टर्न सोसाइटी, जो वेस्टर्न से अलग, जो हमारी ईस्टर्न सोसाइटी का जो कल्चर था, उसको हमें थोड़ा सा इंडोर्स करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। हम पूरा कॉपी ना करने लग जाए वेस्टर्न कल्चर को, और उसमें हम फैमिली वैल्यूज, ट्रेडिशंस, और जो फैमिली में एक जो जनरेशन में लोग रहते थे और उसकी वैल्यू करें। हम क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न सोसाइटी को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ शादी हुई बाहर चले जाओ, पेरेंट्स से, घर से अलग हो जाओ और इंडिपेंडेंट रहो। इंडिपेंडेंट रहने के चक्कर में हम चाइल्ड केयर के बारे में भूल जाते हैं कि उस बच्चे को इमोशनल नीड जो होगी वो आप पूरी नहीं कर पाओगे एज अ हस्बैंड वाइफ। अब आप लोग जो मिलेनियल्स हैं वो तो दोनों जॉब करने वाले हैं, बिल्कुल। तो चाइल्ड केयर कौन करेगा, बच्चे की केयर कौन करेगा? दाई करेगी। वो तो नहीं अच्छा कर पाएगी, इमोशनली तो वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी जो सपोर्ट चाहिए। तो उस स्ट्रक्चर को अगर मेंटेन करते हुए प्रोग्रेस किया जाए तो मुझे लगता है कि ये चीजें घटना है बहुत कम हो जाएंगी। शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। रश्मि सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तरुण जी, आपका भी, और प्रमिला मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस विचार विमर्श के बाद सवाल आप सभी से सिर्फ एक ही है कि आज हमारा जो समाज है वो किस दिशा में जा रहा है, स्त्रियों की जो हैसियत है, जो वजूद है, वो कहाँ पर है? क्योंकि लगातार इसमें जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की बनती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इसकी शुरुआत
एक अपने ही घर से करनी होगी। और यहाँ पर कमी देखी जा रही है पेरेंटिंग, यानी कि जो संस्कार हैं वो बेहतर, उनमें एक बदलाव तो देखा जा रहा है, लेकिन ये बदलाव आने वाले समाज के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।